देखिए हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन, हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं। हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन। देखिए फोर्स क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे फोर्स क्या होता है। देखिए जब कभी भी आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे अगर आप किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को आपको इसे चलाना है, मूव कराना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसे धक्का दोगे, फोर्स लगाओगे, या तो पुश करोगे या पुल करोगे, दो ही चीजें हो सकती है, या तो इसे यहाँ से खींच लो पड़े हो, ठीक है, या आप इसे धक्का दे दो, ठीक है, समझ में आएगा क्या नहीं, या तो पुश करोगे या पुल करोगे, इससे ये चलने की कोशिश करें। दूसरा है अगर कोई चलती हुई चीज है और उसे तुम्हें रोकना है, ठीक है, अगर कोई चलती हुई चीज है तुम्हें उसको रोकना है तो तुम क्या करोगे, तब तुम इसके सामने खड़े हो जाओगे, जैसे कि आजकल प्रोटेस्ट में दिखाया जा रहा है, बढ़िया तरीके से सामने रखोगे ऐसे हाथ है मुंबई में जाकर, तो तुम इसे रोक सकते हो, चलती हुई चीज को रोक सकते हो। और अगर तुम्हें जैसे तुम साइकिल चला रहे हो, ठीक है, तुम बढ़िया सी एक साइकिल चला रहे थे, ठीक है, यहाँ बैठे हुए थे, उस पर आराम से तुम साइकिल को चलाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पैडल वैडल लगा देते हैं, ठीक, कपड़े में साइकिल चला चली रही होगी साइकिल किसी तरीके से। जब तुम साइकिल चला रहे हो तो साइकिल को तुम्हें टर्न देना है, जब टर्न दोगे तो क्या करोगे, तब भी तुम एक हाथ से इधर ज्यादा फोर्स इधर कम फोर्स लगा के इसको खींचोगे, इसको आगे बढ़ाओगे और ऐसे, ठीक। एक बलून है, तुम इसके ऊपर अपने हाथों से फोर्स लगाते हो जब, तो क्या होता है, ये बलून के ब्लास्ट ना होता है, इतनी कस के थोड़ी तुम्हें, तो इसका शेप जो है वो थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाता है ना, बलून का दबा। या गीली मिट्टी थी, उससे कुल्हड़ बनते हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो गीली मिट्टी का भी वो शेप चेंज हो रहा है, फोर्स ही तो लग रहा है इसमें। तो फोर्स असल में फोर्स होता क्या है, फोर्स एक एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर जो कर क्या है, यानी बाह्य कारक। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब क्या होता है, बाह्य कारक। एक्सटर्नल फैक्टर जो क्या कर रहा है, जो रुकी हुई चीज को चलाता है या चलाने की कोशिश करता है, जो चलती हुई चीज को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, ठीक है, जो चलती हुई चीज की डायरेक्शन चेंज करता है या करने की कोशिश करता है, या किसी ऑब्जेक्ट के शेप को बदलने की कोशिश करता है या शेप बदल देगा। समझ में आया करते नहीं? तो इस तरह से फोर्स के आपको ये पता चल गया कि फोर्स का रिजल्ट क्या होता है, फोर्स करता क्या, फोर्स होता क्या है, समझ में आ गया। फोर्स अगर हिंदी में कहा जाए, बल वो बाह्य कारक है, फोर्स एन एक्सटर्नल फैक्टर जो क्या कर रहा है, जो रुकी हुई चीज को चला रहा है या चलाने की कोशिश कर रहा है, चला रहा है या चलाने की कोशिश कर रहा है, चलती हुई चीज को रोक रहा है या रोकने की कोशिश कर रहा है, या किसी चलती हुई चीज की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, या किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। समझ में आई बात है? वो है क्या, फोर्स। अब फोर्स एक क्वांटिटी है हमारी बढ़िया सी, और ये है वेक्टर क्वांटिटी। ये हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया भी था, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय टू थिंग्स। दो चीजों से एक्सप्रेस करी जाती है, जिसमें क्या हो, या एक तो हो मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरा जो है उसमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर ये दो चीजें होंगी तो इन दोनों चीजों को मिला के हम क्या कहते हैं, वो क्वांटिटी जो इन दोनों चीजों से एक्सप्रेस होती है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी को बताने के लिए, जैसे फोर्स है, जब कभी वेक्टर क्वांटिटी को हम दिखाएंगे तो उसके ऊपर ये हम एक वेक्टर लगाएंगे, एक एरो लगा देते हैं, इसे हम वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर, वेक्टर। समझ में आई बात है? जी सर, समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी फोर्स को आप दो चीजों से बदल सकते हो। फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। अगर ये फोर्स जो है यहां ना लग के ये यहां लग रहा, समझो जरा मेरी बात को।
देखिएगा हम नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपने कहा कि फोर्स था और फोर्स को यहाँ सेंटर ऑफ मास से लेते, सेंटर यहाँ पे आप फोर्स लगा देते हैं नॉर्मली, ठीक। अब आपने फोर्स कैसा लगा दिया, यहाँ लगा दिया, इससे एक एंगल पे 30 डिग्री के एंगल पे मान लीजिए आपने लगा दिया, या 45 डिग्री के एंगल पे आपने फोर्स लगा दिया। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे F थी और यहाँ क्या हो जाएगी, F cos थीटा हो जाएगी। समझ में आई बात नहीं? फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ थीटा भी जुड़ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू या sin थीटा की वैल्यू जो है आप जोड़ेंगे। समझ में आई बात नहीं? सब थीटा, हाँ थीटा क्या होता है, थीटा एंगल है, साइन और कॉस ले लिए जाते हैं, तो बहुत छोटे टाइम के लिए होता है तो ये साइन और कॉस लिए जाते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, जब आपका इस तरीके का एक ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस लिए जाते हैं, वहां पे साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, ठीक है। फिलहाल हम मैथमेटिक्स की बात ना करके हम यहाँ पे आपको सिंपल फोर्स की बात बता रहे हैं कि फोर्स क्या हो जाएगा, तब उसे फोर्स को कहेंगे F cos थीटा। cos थीटा जो है मान लीजिए 45, अगर ये एंगल कितना है 45, तो फोर्स इनटू cos 45 डिग्री। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो F की वैल्यू, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे F की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 1/√2। दैट मींस कितना हो जाएगा, √2 ही वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात नहीं? तो फोर्स की वैल्यू √2 रह जाएगी, यानी फोर्स कितना कम हो गया। सिर्फ आपने क्या करा था, एक डायरेक्शन चेंज करी, सिंपल। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करा, मैग्नीट्यूड उतना ही रखा, दो ही रखा, लेकिन आपने क्या करा, डायरेक्शन चेंज करी, वहां खेल बदल गया। समझ में आई बात या नहीं? यानी कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्या है, वेक्टर है, और वेक्टर क्वांटिटीज दो चीजों के ऊपर चल रही है। किसके किसके ऊपर, एक तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कितना उसका मान है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी वैल्यू है, और उसके डायरेक्शन के ऊपर, यानी उसकी डायरेक्शन क्या है, ये कितने डिग्री का एंगल पे है, या तो पैरेलल में लग रहा है, कैसे लग रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात नहीं? फोर्स की यूनिट जो होती है वो कैसे होगी, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। वैसे तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन इसकी जो है वो यूनिट SI यूनिट। SI सिस्टम होता है, इंटरनेशनल सिस्टम है, इसमें इसकी यूनिट है न्यूटन, और F = होता है ma। F बराबर क्या होता है, m × a होता है। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की होती है मीटर/सेकंड²। तो इसको टोटल मिला के कहते हैं किलोग्राम मीटर/सेकंड²। देखिए पर को हम माइनस लिख दिया ऊपर, पर/सेकंड², जिसको हम कंबाइंडली कर देते हैं 1 न्यूटन। समझ में आई बात है? GS सिस्टम लगता है, ये MKS सिस्टम है या SI सिस्टम है, MKS या SI सिस्टम, इसमें जो है ये सिस्टम में इसकी यूनिट आती है न्यूटन। लेकिन अगर CGS सिस्टम की बात करेंगे तो डाइन, CGS सिस्टम में इसकी यूनिट कितनी आती है, डाइन होती है। तो फोर्स के बारे में आपने जानकारी ले ली, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आपको लॉज ऑफ मोशन के बारे में, तो फोर्स से क्या हुआ, मोशन बना। फोर्स ही मोशन को इफेक्ट करता है, या तो मोशन को रोकता है, या मोशन कराता है, या मोशन की डायरेक्शन को चेंज करता है। ये फोर्स के कुछ काम। तो यहां आते हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉ है मोशन के। कितने लॉ हैं, 3। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड और थर्ड, ठीक। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट लॉ को हम इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया में कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो तब तक रहेगी until and unless an external force applied on it, ठीक है। कोई बाह्य बल, यानी कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि इसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब आपने एक मेज के ऊपर बढ़िया सी आपने क्या करा, एक चाय का कप रख दिया बढ़िया सा, ठीक है, चाय का कप रख दिया और आप चले गए यहाँ से कमरे के बाहर। 20 साल बाद जब आए तब भी ये चाय का कप वहीं बैठा हुआ था, क्योंकि इस कमरे के अंदर कोई आया नहीं था और कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं। समझ में आई बात है?
अगर यहाँ चूहे हैं या कोई इंसान आ गया तब तो दिक्कत है, लेकिन अगर कोई नहीं आ रहा है, इसे टच नहीं कर रहा है, भाई साहब ये नहीं चलेगा अपने आप। या अगर कोई चीज चल रही है, जैसे फुटबॉल को आपने मार दी, किक मार दी, ठीक है, आप फुटबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल को आपने किक मारी, तो फुटबॉल तब तक चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, वो चलती चली जाएगी। आप तो कहते हो सर मैदान में तो रुक जाती है फुटबॉल, तो फुटबॉल जब मैदान में रुक रही है इसका मतलब है फुटबॉल यहाँ पे घूमती हुई जा रही होगी, और जब घूम रही है तो वो इस पर्टिकुलर सरफेस पे कांटेक्ट में, जहां कांटेक्ट में फोर्स होता है, दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट में फोर्स आ रहा है, वहां इसके मोशन को सीज करने के लिए मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये इस तरफ चलना चाह रही होगी तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, इसको रोकने के लिए काम करेगा, यानी इसके मोशन को रोकना चाहेगा। समझ में आई बात है नहीं? वो फोर्स क्या कहता है? फ्रिक्शन कहलाता है। हिंदी में लेमन लैंग्वेज में कहते हो रगड़, जो रगड़ लगती है वो क्या है? वो फ्रिक्शन। वही तो आपके, इसी की वजह से तो आप दोनों हाथों की हथेलियों को जो रगड़ते हो एक दूसरे के ऊपर, दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर मोशन कर रहे हैं, और एक फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? पीछे की तरफ लग रहा है, तो इन दोनों सरफेस पे ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं और मोशन भी हो रहा है, जिसकी वजह से बीच में रगड़ हो रही है, वही फ्रिक्शन की वजह से इसमें आ जाती है क्या? गर्मी। यही होता है पहियों में, जब पहिए चलते हैं तो बियरिंग कट जाते हैं कभी कभी। क्यों कट रहे हैं? तो इसीलिए कट रहे हैं, हब जो है, हब में इसीलिए छर्रे डाले जाते हैं साइकिल के, जो हब होते हैं। आपने अगर साइकिल चलाई हो, आजकल तो लोग साइकिल चलाते नहीं, लेकिन साइकिल अगर आपने चलाई हो तो साइकिल का जो हब होता है बीचों बीच में, उसमें यहाँ पे छर्रे, छोटे छोटे छर्रे पड़े होते हैं, देखा है तुमने? हाँ, बियरिंग देखा है? वो क्यों डलते हैं छर्रे? मूविंग करने। तो छर्रे इसलिए ही पड़ते हैं कि अगर ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में आ गई तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। छर्रे क्या कर रहे हैं? इनका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम कर दे रहे हैं, तो छर्रे घिस जाते हैं, इसीलिए फिर छर्रे बदल देते हैं। छर्रे क्यों घिस रहे हैं? वो इसीलिए घिस रहे हैं क्योंकि क्या हो रहा है? फ्रिक्शन, वो अपोजिट फोर्स लगा रहा है, इसीलिए उसे रगड़ रहा है। समझ में आई बात या नहीं? फ्रिक्शन का कहाँ यूज है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो तब तक रुका रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, और अगर वो चल रहा है तो तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगा इसलिए रुक गया, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो ये चल जाएगा। समझ में आएगा? उस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? किसी ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है रुके रहने की, वो टेंडेंसी कहलाती है इनर्शिया। क्या कहलाती है? इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया वो टेंडेंसी है जिससे कोई ऑब्जेक्ट अपोज करता है अपनी पोजीशन के चेंज होने का, उसे क्या कहते हैं हम? इनर्शिया कहते हैं। समझ में आई बात या नहीं? यानी कि अगर आप इस ट्रक को यहाँ धक्का लगा के आगे बढ़ाना चाहोगे तो आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि ये चाह रहा है वैसा मुझे कोई हिलाएगा। एक बड़ा सिलेंडर रखा हुआ था, आप उसको क्या एक उंगली पकड़ के खींच सकते हो? अगर भरा हुआ सिलेंडर है जिसकी वैल्यू अब आजकल 900 कुछ रुपए हो गई है, 1000 रुपए के आसपास, क्या आप उस सिलेंडर को इधर उधर मूव करा सकते हो छोटी सी उंगली से? क्यों नहीं करा सकते? आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके अंदर एक टेंडेंसी कि भाई साहब मैं तो नहीं चलूंगा, तो आपको उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसकी वो टेंडेंसी की वजह उस फोर्स को लगाने पे मजबूर करा रही है, वो क्या है? वो है इनर्शिया। वो टेंडेंसी है कि नहीं सर मैं नहीं चलूंगा, या अगर मैं मोशन में हूं तो मैं तब तक मोशन में रहूंगा जब तक कि तुम मुझे कोई अपोजिट फोर्स दे दो। तो इनर्शिया जो होता है दो तरीके का, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब कार चल रही थी तुम्हारी, 10 की स्पीड में तुम कार चलाओ और 10 की स्पीड में तुम साइकिल चलाओ, किसको रोकना आसान है? साइकिल। कार को क्यों रोकना आसान नहीं है? 10 की स्पीड में तो दोनों थे, मास ज्यादा, उसका मास ज्यादा था। और वहां सामने ऐसे खड़ा करेंगे तो नीचे आ जाओगे। समझ में आई बात है नहीं? यही बात है कि अगर ये कार को आप रोकना चाहो और 10 की स्पीड में है तो भाई साहब तुम मजा आ जाएगा तुमको रोकने में, ठीक है? क्यों? इसमें ज्यादा फोर्स लग रहा है और साइकिल में कम लगेगा, क्योंकि साइकिल का मास कम, इसका मास ज्यादा है। इसका मतलब इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। यहां तक बात समझ में आ गई? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? दिमाग में कुछ आया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लेके? ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या? सारी चीजें आपकी विजिबल हो गई, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल ये है कि जब कभी आप किसी गद्दे को झाड़ते हो, ठीक है, तो कैसे झाड़ते हो?
कालीन वगैरह होती हैं, ठीक है, उसे भी झाड़ना पड़ता है, दरियां बिछाई जाती हैं, क्या करते हैं, बीट करते हैं। आप एक उधर से पकड़ दिया, एक इधर से पकड़ लिया, दरी को एकदम से कस के पकड़ा और झटका, झटकेंगे तो क्या होगा, हम उसे नीचे ला रहे हैं, पार्टिकल्स ऊपर के तरफ मोशन में थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे टॉम एंड जेरी में आपने देखा है कि जेरी भाई साहब टॉम साहब जेरी को पकड़ने के लिए आगे जाते हैं, तो टॉम तो यहाँ पे, जेरी यहाँ रुक जाता है, चूहा यहाँ रुक जाता है, लेकिन टॉम भाई साहब आगे निकल जाते हैं। और फिर यहाँ जाने के बाद उन्हें एहसास होता है कि अब वो हवा में आ गई है, बिल्ली जो है वो हवा में आ गई है। तो कुछ सेकंड के लिए तो वो मोशन में रहती है, यहाँ आगे चली गई, क्यों चली गई, क्योंकि उसकी स्टेट क्या थी, इनर्शिया था उसके अंदर, मोशन का इनर्शिया था, वो उस मोशन की वजह से तो आगे भाग गई, वो चाहती तो थी रुकना, लेकिन इनर्शिया उसे आगे खींच ले गया। बिल्कुल वैसे ही जब आपने किसी चादर को, यहाँ पे उसके धूल थी और चादर को आपने यहाँ से पकड़ के झटका दोनों तरफ से, तो पहले तो आपने चादर को ऊपर लिए गए, जब ऊपर लिए गए तो ये पार्टिकल किसी मोशन में है कि भाई मैं तो ऊपर चढ़ा, समझ में आई बात या नहीं। लेकिन जैसे ही आपने तुरंत उसको नीचे खींच लिया तो पार्टिकल तो गया, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, और चादर नीचे चली गई, तो क्या हुआ, पार्टिकल इससे अलग हो गए, धूल निकल गई। समझ में आई बात या नहीं। गद्दे को इसीलिए पीटते हैं, जैसे पीटा उसे तो पीटने से क्या हुआ, गद्दा आगे चला गया, उसके धूल के पार्टिकल वहीं रुके रह गए, वो नीचे गिर जाते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। आपने ट्रेन में खड़े हुए थे, या ट्रेन तो चलो, ट्रेन तो फिर भी स्लोली चलती है, बस में खड़े हुए थे, ठीक है, और बस में बैठा था हैवी ड्राइवर, जैसे ही आप बस में चढ़े, आप पकड़ भी नहीं पाए किसी चीज को, अचानक से बस चल दी, तो आप पीछे की तरफ चले जाते हो। क्यों पीछे की तरफ जाते हो, क्योंकि आपके जो पैर हैं वो बस के फ्लोर से कनेक्ट हैं, ठीक है, और बॉडी ऊपर है, तो आपकी बॉडी तो अभी रुकी हुई थी, लेकिन बस अचानक से चल दी, आपके पैर आगे चले गए, जब आपके पैर आगे चले गए तो आप पीछे की तरफ आ गए। समझ में आई बात है नहीं। इसलिए ऐसे ही सेम अगर हैवी ड्राइवर है, आगे अचानक से कोई कुत्ता आ गया या गाय आ गई, उसने अचानक से ब्रेक ले लिए, ठीक है, तो क्या होगा, तब भी आपके पैर जो हैं वो तो स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन आपकी बॉडी उसी के साथ में, बस के साथ में चल रही थी, तो आपकी बॉडी तो मोशन में है, आपके पैर स्टैटिक है, आपको आगे की तरफ धक्का लग जाएगा। ऐसे ही कट मारना था, आपका दोस्त जो है वो अपना कट मारना चाह रहा था, तो क्या होगा, कार में आप बैठे हुए हैं, उसने अचानक से स्टीयरिंग घुमा दिया, उसने कट मारा, आपका सर लगा जाके शीशे में। क्यों, आप तो स्ट्रेट मोशन में थे, कार आ गई एक एंगल के ऊपर, जैसे एंगल पे आई आप तो स्ट्रेट पे हैं और कार इधर मुड़ चुकी है, तो आपका सर की खिड़की से लग जाएगा। ये सारी बातें समझ में आई या नहीं, समझ में आई। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, आप उसको देखिए और समझिए। आ रहे हैं एग्जांपल्स, 2 मिनट का गैप दीजिए, थोड़ा तो सब्र करो, एकदम से सारे एग्जांपल तुम ले लो ना, देखिए सर। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पहला एग्जांपल है, कह रहे हैं कि फास्ट मूविंग स्ट्राइकर, ठीक है, यहां आपका ये बना हुआ कैरम। कैरम में ये देखिए गोटे उसके रखे हुए बढ़िया सी, ठीक है, और आपने यहाँ स्ट्राइकर मारा, नीचे वाली निकल गई, ऊपर वाली सारी नीचे रह गई, वो गिरी नहीं। क्यों नहीं गिरी, ऊपर वाली तो है रेस्ट में, और नीचे वाली क्या है, मोशन में है। जैसे ही मारा ये निकल गई, ऊपर वाली से नीचे, ऊपर वाली अपने मोशन नीचे आ गई। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कॉइन रखा हुआ है, इस पे आपने इस कार्ड को फेंका, जैसे ही कार्ड को खींचा ये कॉइन नीचे आ गया। अगर स्लोली करते, हाँ वही वाला, जैसे कि आजकल वो चल रहा है कि वो पर्दा ऐसा लगा दिया, ठीक है, कर्टन या जो भी चीज है मेज के ऊपर रखा हुआ है, मेज पोश, और उसके ऊपर ग्लासेस रखे हुए, तो आपने मेज पोश को तेजी से खींचा, वो ग्लासेस वहीं रुके रह गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अचानक से आपने इसे खींच लिया, ग्लास अपने स्टेट में बने रहे और वो इनर्शिया की वजह से रुके रहे और ये नीचे से निकल गया। समझ में आई बात मेरी, क्लियर है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, लैंग्वेज कैसे बनेगी वो हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें लगा दिया जाता है व्हाई, ऐसा क्यों होता है, और फिर आपको उस पे आंसर्स लिखना होता है, ठीक है। तो कह रहा है अ फास्ट मूविंग स्ट्राइकर हिट्स
अ पाइल ऑफ कैरम कॉइन, तो क्या होता है, सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, आप लैंग्वेज बना देंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, सब कैसे लिखना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके 2 नंबर में सीधा पूछा जाता है, ऐसा होता है क्यों, एक्सप्लेन करने को आता है, तो एक्सप्लेन आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन अ स्टेशनरी कार स्टार्ट सडनली पैसेंजर सिटिंग इन फॉल बैक बिकॉज ऑफ द लोअर पार्ट, ये नीचे की तरफ हो रहा है, वो कनेक्ट है, समझ में आ गई होगी। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली रनिंग कार, तो क्या होगा वो भी हमने आपको बता दिया है। When a fast moving car makes a sharp turn, passenger sitting in car gets inclined towards the window, ठीक है, समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा होता है। When a hanging blanket is beaten with a stick, dust particle are removed, क्यों होते हैं बता दिया। Bullet fired on a glass window makes a clear hole in glass without cracking it, बुलेट को हमने फायर किया ग्लास विंडो से और उसमें से बिल्कुल क्लियर होल बन गया बिना उसको क्रैक किए हुए, कैसे हुआ कि जो बुलेट थी वो इतनी स्पीड में थी कि वो जब ग्लास के अंदर से होके निकली तो ग्लास की विंडो में उस पर्टिकुलर पार्ट में उसने क्या करा, छेद कर दिया बुलेट में और सीधी निकलती चली गई, समझ में आई बात है नहीं। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ के पार्टिकल मोशन में आके ये वाले पार्टिकल तो अभी इनर्शिया के वजह से रेस्ट में, ये सीधा निकल गए, तो मिलेगा, अगर स्लोली जाता तो वो पूरे में फैल जाता है, तेजी से जाना है, मसला क्या है, टाइम कम होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गई बात है, बोलो। ये कैरम वाला भी हो गया, वाइन वाला भी हो गया, ठीक है, चलो इनर्शिया मास तो पता ही है। अब जरा यहाँ देखिए फोर्स जो है वो 2 तरीके के होते हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। आपने कहा कि अगर आपका ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को कोई आदमी इधर 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है और दूसरा आदमी उतना ही फोर्स इधर लगा रहा है 5 न्यूटन का, तो इस ऑब्जेक्ट के साथ में क्या होगा बेचारे, ये रेस्ट रहेगा, समझ में आई बात है। अगर ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए जमीन पर रखा हुआ है, कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट जमीन पर रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ कर रहा है, ग्रेविटी इसे नीचे की तरफ खींच रही है, mg जिसे कहते हैं, ये फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसका वेट होता है, जो वेट है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और जब भी कांटेक्ट में सरफेस होती है तो सरफेस एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, ये इसके ऊपर नॉर्मल, ये रिएक्शन फोर्स लगा रही है, आरएन लिख दिया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हैं, तभी ये इसके अंदर धंस नहीं रहा है और ना ये ऊपर उठ के भागा चला जा रहा है, समझ आई। यानी आप कहीं पे बैठे हुए हैं सीट के ऊपर, बढ़िया एक चेयर थी उसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, पैर लटकाए हुए, बढ़िया है ना, तो क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे जितना फोर्स लगाया है चेयर ने भी उतना ही फोर्स आपके ऊपर लगाया है, नहीं तो अगर आप भारी ज्यादा होते आज इस वजह से तो क्या होता, ये चेयर जो थी थोड़ी सी बेंड हो जाती, क्यों हो जाती बेंड, अब समझ में आया, क्योंकि आपका फोर्स ज्यादा था। तो ऐसा फोर्स जो बैलेंस में हो, दोनों तरफ बैलेंस में हो, उसे कहते हैं हम बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स की कंडीशन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो उसी फोर्स से उसी स्पीड से मूव करती रहेगी, कोई चेंज नहीं है बैलेंस फोर्स। अगर कोई बॉडी स्पीडी है तो वो हमेशा स्पीडी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर अनबैलेंस फोर्स है, फोर्स कैसा है, अनबैलेंस, मान लीजिए यहाँ 10 न्यूटन होता और यहाँ 5 न्यूटन होता, तो बताइए क्या करता है, 5 न्यूटन की इधर, तब हमें नेट फोर्स देखना पड़ता है, नेट फोर्स देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो नेट फोर्स आएगा क्या, 5 न्यूटन का ईस्ट, इन ईस्ट डायरेक्शन। तो फोर्स किधर लग रहा है, देखिए डायरेक्शन के साथ में बताना पड़ेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और ईस्ट डायरेक्शन में, तो मोशन किधर होगा, इधर मोशन में, समझ में आएगा इतना नहीं, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो बैलेंस फोर्स समझ में आ गए, ठीक। नेट फोर्स समझ में आ गया, नेट फोर्स क्या होता है, यानी अगर किसी बॉडी के ऊपर 1000 तरीके के फोर्स लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये इस
बॉडी के ऊपर एक ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ये 5 न्यूटन का है, ये 2 न्यूटन का है, ये 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर भी एक 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। समझ में आई बात या नहीं? तो आप इसका नेट फोर्स हमें बता सकते हैं। अगर ये ईस्ट है और इधर वेस्ट है तो आप नेट फोर्स बता सकते हैं कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा बताइए? 2 वेस्ट, कितना होगा? 2 वेस्ट, 2 वेस्ट में होगा F नेट। कैसे निकाला आपने? F ईस्ट वाले सारे निकाल लिए, यस सर, माइनस कर दो, F वेस्ट वाले कर दो, ठीक है? किसी एक तरफ को पॉजिटिव ले लो, किसी एक तरफ को नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे अगर पॉजिटिव ले लो तो इसे नेगेटिव ले लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है? तो आपने कहा F E वाले कितने हैं? 5 2 7 और 1 8 है ना, 8 न्यूटन, और वेस्ट वाले कितने हैं? 7 3 10 न्यूटन। तो आपने कहा 8 माइनस 10 न्यूटन इज इक्वल टू माइनस का 2 न्यूटन। यहाँ माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है ये किस डायरेक्शन में है? वेस्ट डायरेक्शन में। 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नेट में इस डायरेक्शन में। समझ में आई? मोशन किधर होगा? इधर होगा। क्लियर है मेरी बात? ये सारी बातें दिमाग में आ गई। फोर्स से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड नेट फोर्स क्या होता है, ये सब समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट लॉ के ऊपर चलिए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is called force, ठीक है? अब यहाँ एक नया टर्म आया मोमेंटम। ये मोमेंटम क्या होता है? ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं संवेग। क्या कहते हैं? संवेग, संवेग, मोमेंट। देखिए मोमेंटम के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मान लीजिए कि आपने कहा कि आपका 5 किलोग्राम या 50 किलोग्राम आपका वजन था और आप ईस्ट की डायरेक्शन में चल रहे थे और आपकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। इतनी लंबी बात आपने कही, यानी आपने ये अपना क्या बताया? आपका मास कितना था, आपने ये बताया कि आपकी डायरेक्शन क्या थी, वेलोसिटी, और आपने ये कहा कि आपकी वेलोसिटी क्या थी। अगर हम आपकी इन सभी चीजों को एक साथ कहते हैं, इन दो को तो मिला ही नहीं, एक साथ मिला के कहते हैं कि आपका मोमेंटम इतना था, कोई दिक्कत है नहीं। हम मास और वेलोसिटी को जब अलग अलग ना कह के उसका मल्टीपल ले लेते हैं और उसको एक साथ कहने की कोशिश करते हैं तो हम क्या बता रहे होते हैं? उसके मोमेंटम की बात कर रहे होते हैं। यानी मोमेंटम को हम P से लिखते हैं। P इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। और चूंकि हमने यहाँ एक डायरेक्शन को भी गुजर दिया है तो इसका मतलब मोमेंटम भी क्या है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है बेटा? एक वेक्टर। वेक्टर के ऊपर हम ये लगा देते हैं एरो। तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम ये करते हैं क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी ही है, ठीक है? तो हमने कहा मान लीजिए सपोज किया आपने कहा एक बॉडी है जिसका मास m है, एक बॉडी है जिसका मास m है, वो चल रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। और t टाइम बाद, t सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? t सेकंड बाद इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी होगी? v होगी। तो बताइए इसका चेंज इन मोमेंटम कितना आया? चेंज इन मोमेंटम कितना आया? चेंज इन मोमेंटम यानी कि इनिशियल मोमेंटम p इनिशियल और फाइनल p फाइनल। फाइनल में से इनिशियल को घटा दोगे तो चेंज निकल जाएगा। यस सर, तो p फाइनल कितना था? ये वाला p फाइनल वाला हो गया। p p इनिशियल कितना था? ये था। तो p फाइनल हो गया m into v। भाई बॉडी जो थी वो तो उसका मास तो चेंज होगा नहीं, यस सर, ठीक है? तो m into v p minus u, और माइनस m u। समझ में आई बात है नहीं? तो p चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा p कितना होगा? डेल्टा p इज इक्वल टू m v माइनस u। t टाइम देखो, अब हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा? रेट ऑफ चेंज
ऑफ मोमेंटम। जब कभी रेट की बात करते हैं तो जितना चेंज आ रहा है मोमेंटम का उससे क्या करेंगे बेटा, हम डिवाइड कर देंगे टाइम्स। तो आपने कहा m इंटू v माइनस u, देखिए v ऐसे बनेगा, u ऐसे बनेगा, याद रखिए, अपॉन t। समझ में आएगा? अलग अलग कर लो, m इंटू v माइनस u बाई t। v माइनस u बाई t को आपने पढ़ा है, v इज इक्वल टू u प्लस a t, v इज इक्वल टू u प्लस a t। ये आपने फर्स्ट मोशन की इक्वेशन पढ़ी, इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस a t होता है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। तो आप इससे लीजिए, आपने कहा a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t कहा, यहाँ आप ये क्या कर देंगे, इसे आप एक्सेलरेशन कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, m इंटू a। समझ में आई बात है? बताओ। और इसको हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहा है, हमने पीछे ही बताया, f। ये क्या है, f फोर्स, ठीक है। तो f इज इक्वल टू डेल्टा p बाई t इज इक्वल टू m इंटू a। बरोबर दिक्कत? नो सर, नहीं, समझ में आ गया? डेरिवेशन आ गया? ठीक। कुछ लोग इसे इस इक्वेशन से लेके चलेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से लेके चलेंगे, वो अपना अलग तरीके से। हमने आपको बेसिक तरीका बता दिया। अगर आपको डिराइव करना है तो आप सपोज करिए कि एक बॉडी है जो इनिशियल उसकी वेलोसिटी u है, t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तब चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है। और वहां से आप चेंज मोमेंटम ले लिया आपने, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर दिया, और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। एनसीईआरटी जो आपकी लेटेस्ट वैल्यू कहती है कि चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। यही कुछ इस तरीके से आपकी नई एनसीईआरटी ने कहा। कहाँ गई नई एनसीईआरटी? देख, ये तो पहले जो फोर्स के बारे में बात करी कि ये जो आपका ये स्प्रिंग बैलेंस है, क्या करता है, ये फोर्स को लेता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करता है, यानी ग्रेविटी नीचे की तरफ रही है इसके ऊपर, यानी जो वेट है उसी में ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है, जो ग्रेविटी नीचे की तरफ जमीन खींच रही है उसको ही मेजर कर लेता है। ये भी देखिए हमने बता दिया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, एसआई यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है। सारी बातें हो गई, कैसे मेजर करेंगे। हाँ, ये देखिए थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में एक बात इन्होंने करी कि भाई साहब न्यूटन जो है वो मिली न्यूटन भी हो सकता है और योक्टो न्यूटन भी हो सकता है। योक्टो न्यूटन मतलब 10 टू पावर माइनस 24। ये फर्जी बातें इन्होंने करी हुई हैं कि हम लोग यहाँ तक की मेजर करने लगे हैं। फिर इन्होंने कहा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। ये बॉल जो है अगर इसमें ऊपर तैर रही है तो बैलेंस है, अनबैलेंस होती तो नीचे घुस जाती, ठीक है। फर्जी बातें सारी हमने पहले बता दी हैं। यहाँ पे बता दिया कि दो लोग खींच रहे हैं, यहाँ बैलेंस हो गया, यहाँ अनबैलेंस हो गया, देखिए इससे उधर चले गए, ठीक है। नेट फोर्स के बारे में भी हम सारी बातें बता चुके हैं। नेट फोर्स अगर नॉन जीरो होगा तो अनबैलेंस, अगर जीरो हो जाएगा तो बैलेंस है, ठीक है। ये सारी बातें हमने बता दी, ब्लॉक चल रहा है, नेट चल रहा है, कैसे चल रहा है, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, सारी बातें हो गई, ठीक। यहाँ कह रहे हैं कि फोर्स जो है वो पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक। ये यहाँ क्या हो रहा है, देखिए थोड़ी सी बात हमने करी है। कह रहे हैं देयर आर सिचुएशंस इन व्हिच फोर्स डू नॉट एक्ट पैरेलल और ऑपोजिट टू ईच अदर। जैसे अभी हमने आपको बताया कि फोर्स पैरेलल या ऑपोजिट नहीं हो सकते, कि दो फोर्स हैं वो पैरेलल हो जाए, एक फोर्स ये लग रहा है तो ये तो पैरेलल फोर्स हो गए, ये ऑपोजिट हो गए। हमेशा ऐसे नहीं लगता है, लेकिन एक एंगल के ऊपर लगता है। भैया हमने आपको अभी बताया कि फोर्स ऐसे लग रहा है 45 डिग्री का एंगल पे, हमने फोर्स पता ये भी बता दिया एंगल क्या, लेकिन आप अगले बड़े क्लास में पढ़ोगे आप, ठीक है, तो आगे बढ़ोगे। दूसरा इन्होंने कहा कि जैसे कि आपने एक फोर्स ये लगाया, जब एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे लग रहा है और यहाँ रोटेशन की एक्सिस है, तो इस तरीके का मोशन क्या होता है, रोटेशन मोशन होता है। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन कैसे होता है ये भी आपको समझना है कि आपने कहा कि बीच में एक्सिस ले ली और दो पैरेलल ऑपोजिट फोर्स लगा दिए तो रोटेशन होगा। आप अपनी टैप को खोलते हो, वहाँ पे भी यही फोर्स लगता है, पैरेलल होता है, ऑपोजिट होता है, तभी तो आपकी टैप खुलती है, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं?
फिर ये सब ड्रामाबाजी करी उन्होंने थोड़ी बहुत, और फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बारे में बताया उन्होंने। फ्रिक्शन के बारे में भी हमने आपको बता दिया, फ्रिक्शन हमेशा वहां लगेगा जहां एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करनी होगी, ठीक है, या स्लाइड करने की कोशिश करेगी। फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए बच्चा, फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा एक ग्राफ थोड़ा सा फ्रिक्शन के लिए ग्राफ अगर खींचा जाए तो फ्रिक्शन को यहाँ से आप फोर्स लगाते चले जाओ। मान लीजिए कोई बॉडी रुकी हुई, जैसे साइकिल की, साइकिल जब रुकी हुई होती है तो आप उसके ऊपर पैडल पे बहुत जोर लगाते हो। साइकिल तो चलाई होगी, जब पहले बार पैडल पे मारोगे फोर्स तो ज्यादा लगता है। वो यही होता है कि आपने फोर्स लगाया ये देखो, और फिर जब चलने लगती है तो फोर्स ये लगता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो उसकी वैल्यू डायनामिक या फ्रिक्शन मोशन में जो होता है उसकी वैल्यू से कम हो जाती है। स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, मोशन जो फ्रिक्शन में है, मोशन में है जब फ्रिक्शन तब कम होगा। ये यानी कोई बॉडी मूव कर रही है और कोई बॉडी रुकी है तो किसमें ज्यादा फ्रिक्शन होगा? रुकी वाली में ज्यादा फ्रिक्शन होगा, उसको चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा चलने वाली बॉडी को आगे मूव कराने के लिए। सही समझ में आई बात? ये बातें इन्होंने फ्रिक्शन के बारे में करी है, आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिए, हमसे इसका कोई लेना देना नहीं। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जहां मोशन होगा उसके ऑपोजिट, देखिए नॉर्मल फोर्स हम आपको बता चुके, ग्रेविटेशनल फोर्स बता दिए, इम्प्लाइड फोर्स बता दिए। अगर किसी बॉडी के ऊपर ऐसे ही फोर्स दिखाए जाते हैं तो उसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडीज के, ठीक है, समझ में आई बात है नहीं? ये एफबीडी कहलाते हैं। आपको हमेशा दिखाना पड़ेगा कि साहब ये बॉडी है, देखिए बॉडी है, ये बॉडी बेचारी मूव कर रही है नीचे की तरफ। हाँ भाई, अरे सर अभी तो आपको ये पढ़ाई नहीं होगा, आपने 5-6 साल पढ़े, एक बॉडी मूव कर रही है, यहाँ फोर्स पड़ लग रहा है नीचे की तरफ, ये कितना होगा? ये इसका mg के बराबर होगा, ठीक है, ये इसका नीचे मास हमारा, लेकिन mg नहीं होगा, वो यहाँ से इसके एक एंगल के ऊपर होगा, इस एंगल के ऊपर, और ये नॉर्मली नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, ये mg होगा, और यहाँ पे देखिए नॉर्मल ये है, इसका नॉर्मल यहाँ से निकलेगा ना, तो ये n होगा नॉर्मल फोर्स, फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो हमने क्या कहा, जब कभी सरफेस पे रखा होगा कोई बॉडी तो सरफेस से रिएक्शन फोर्स हमेशा नॉर्मल परपेंडिकुलर। ये इसको घुमाने के लिए नीचे फोर्स लग रहा होगा, जब ये नीचे लग रहा होगा तो इसको ऊपर मोशन में होगी तो ऊपर लग रहा होगा, ये फ्रिक्शन है, नीचे ग्रेविटी, और ये इसका ग्रेविटी नीचे लटक रही है। फिर इसको जो है यहाँ पे इसके कंपोनेंट लिए जाएंगे cos थीटा sin थीटा के, तो उस तरीके से बैलेंसिंग, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखोगे। इसी कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी के, जो यहाँ पे दिया हुआ है, बस इसी में आपको यहाँ मिड पॉइंट से सारी चीजें लेनी है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। ये आप 11th में पढ़ोगे, जब आप दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे, मोशन की जहाँ बात आती है, मोशन इन प्लेन, हाँ मोशन इन प्लेन, और फिर न्यूटन लॉ मोशन, हर जगह पे यही चलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो ये इन्होंने कुछ करने की कोशिश करी है, 10 रुपए का कॉइन हम लेके उसको मारा नीचे और निकल गया है, तो ये सब बातें हम बताने की कोशिश करी कि फ्रिक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, देखिए वो इधर जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अब मेजर कर रहे हैं, तो जब आप इसे मेजर करोगे तो क्या होगा, तब आप लकड़ी को खींच रहे हो, तो लकड़ी को जब खींचोगे तो क्या है, ये फोर्स जो आएगा लकड़ी को, अब ऐसे जमीन पर रख के खींच रहे हो तो जो फोर्स यहाँ मेजर हो रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स, समझ बात है नहीं? दो साइंटिस्ट, बढ़िया बढ़िया दो साइंटिस्ट, गैलीलियो गैलीली में रहते थे, गैलीलियो गैलीलियाई, इन्होंने पहली टेलीस्कोप बनाई, दुनिया की पहली टेलीस्कोप इन्होंने बनाई, और यही भाई साहब बताते थे, पहले तो सारे ग्रंथों में यही लिखा हुआ था कि जमीन यानी पृथ्वी के आसपास क्या घूम रहा है, पृथ्वी के आसपास क्या घूम रहा है, सूरज घूम रहा है। इन्हीं भाई साहब ने टेलीस्कोप से देख के बताया कि नहीं साहब, हम घूमते हैं सूरज के चारों ओर, ना कि सूरज हमारे चारों ओर। हाँ हाँ हाँ, अब इसी वजह से चारों को जो है वो दे दिया गया सजा। उस टाइम पोप वाला सीजन था, क्रिश्चियंस लोग की भरमार थी, उन्होंने कहा कि साहब दे दो इसको सजा, ये हमारे बाइबल के खिलाफ बातें कर रहा है, हटाओ इसको सजा, तो जेल में डाल दिया। नहीं नहीं मालिक माफ कर दो, माफ कर दो, हमें लगे डबल प्राइस,
ये न्यूटन भाई साहब थे, इनके बारे में बड़ी बातें होती हैं कि सेब जो है वो कहाँ गिरा, सेब ये पढ़ रहे थे, सेब इनके सर पे गिरा, नीचे गिरा, खा लिया होता तो ये होता सारी ड्रामेबाजी लोग करते हैं, ठीक है। फिलहाल इन्होंने ही बहुत ज्यादा लॉस के बारे में बताया कि भाई हमेशा चीजें जो हैं वो ऊपर से नीचे ही क्यों आती हैं, ग्रेविटी होती है, ये सब चीजें, तो फोर्स फ्रिक्शन, इसके बाद न्यूटन वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट इंसान, मैथमेटिक्स में इन्होंने बहुत छक्के छुड़ाए हैं लोगों के। जी, कुछ अनसॉल्व्ड इक्वेशंस भी इनकी हैं तो वो सॉल्व भी नहीं हो पाती, तो फिलहाल तो हो ही गई होगी। एआई फिर देखो आगे क्या करे। तो पहला लॉ जो था मोशन का हमने आपको बताया, क्या बताया, इनर्शिया। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कुछ ग्राफ दिए हुए हैं। ग्राफ क्या है, देखिए, जब कोई बॉडी व्हेन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, वो रेस्ट पे है भाई साहब, ना चल रहा है, टाइम बढ़ाते चले जाओगे उसकी पोजीशन वही है, चाहे वो यहाँ हो तो यहाँ पे जाएगा, हमेशा यही जाएगा, चलेगा ही, पोजीशन चेंज ही नहीं होगी, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, अगर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी तो हमेशा उसकी जीरो रहेगी, ठीक है। तो ये ग्राफ उसका आता है कब, जब वो ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा है तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ और ये वेलोसिटी है, समझ में आई बात है, नहीं कोई दिक्कत। ग्राफ याद कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो कह रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स, नेट फोर्स के एब्सेंस में, क्योंकि बैलेंस फोर्स की बात करते हैं यहाँ पे, अगर कोई वस्तु चल रही है तो चलती चली जाएगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, समझ में, तो बैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी नेट फोर्स जीरो। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एड्रेस दिस इशू, क्या है, नेचुरल, इट इज नेचुरल टू आस्क व्हाट happen to the motion of an object when there is net force acting on it, जब नेट फोर्स एक्ट करेगा तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ जाएगा, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स ही उसको चलाएगा, F इक्वल टू ma, यानी जो एक्सीलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, और मास का मल्टीप्लाई फोर्स के बराबर हो जाएगा, वो क्या बता रहा है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, समझ में आई बात है। तो ये एक्सीलरेशन और मास के बीच का रिलेशन बताएगा, ये सारी उन्होंने बातें करने की कोशिश करी और वो सब आप पढ़ेंगे। कह रहे हैं यूजिंग द वैल्यू ऑफ टाइम मेजर्ड, लेट अस डन सम एनालिसिस फॉर बोथ केसेस। देखिए दो केस ऊपर उन्होंने बताया, क्या केस है, पहला केस क्या है, पहला केस तो ये, ठीक है, ठीक, 4 बॉल बियरिंग व्हील्स, 4 बॉल बियरिंग व्हील्स हैं और एक कप रखा हुआ पेपर कप, ठीक है, 2 पेंसिल्स एम्प्टी कार्डबोर्ड बना दिया बढ़िया से मैंने, ठीक, और क्या होगा, सब कॉइन अदर ऑब्जेक्ट्स, क्या क्या करा है इन्होंने, देखिए इसको यहाँ पे नीचे लटका दिया, उन्होंने कुछ कॉइन्स डाल दी पेपर कप में, ठीक है, पुल करेगा या पुश करेगा, क्या करेगा, पुली लगा दी है, तो ये सारी चीजें हैं, पढ़ लीजिए। तो क्या हुआ, पढ़िए बताइए हमें, समराइज करिए, जेमिनी समराइज करो, पढ़ो बताओ सर, हाँ सर नीचे बनाना, रेड, ओके। तो एक्टिविटी में आपने देखा कि हैजर उन्होंने कहा कि एक पेपर कप और ये सारा सेटअप ले लीजिए, और सेटअप लेने के बाद आप इसको यहाँ पे रखिए और टेबल पे एक लाइन पहले खींचिए और फिर इसमें कुछ कॉइन डालिए, और कॉइन यानी वेट डालने पे क्या होगा, ये इस कार्ड को खींच लेगा, यानी आपने कार्ड बना दिया, इस पूरे चीजों से मिला के कार्ड बना दिया और ये इसको खींचेगा यहाँ पे, और ये जो पाइप लगा हुआ है ये एज अ पुली एक्ट कर देगा, ये नीचे की तरफ खींचेगा, तो हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, टाइम को मेजर कर देंगे। मान लीजिए हमने जो है तो यहाँ पे जब लिया तो 3:05 और 10 सेकंड हो रहे, जब वो यहाँ पहुंचा इस लाइन पे, एंड लाइन पे, तो 3:05 और 15 सेकंड, यानी 5 सेकंड में ये यहाँ पहुंच गया, और इसमें कॉइन हमने डाले थे, मान लो 5 कॉइन डाले थे। अब दूसरी बार में क्या करना है, आपको 10 कॉइन कर देना है, दूसरी बार में क्या करना है, 10 कॉइन कर देंगे और तब टाइम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे जो टाइम का गैप आया इसको हमने कह दिया T1, और जब दूसरी बार में टाइम का गैप आएगा उसे कह दिया हमने T2,
समझ में आई बात या नहीं? Yes, sir. तो अब इस बात को यहाँ पे इन्होंने रिलेट किया है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? जी एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। तो आपने कहा इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी बेटा? 0 थी, तो s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, t1 स्क्वायर ले लिया पहले वाले के लिए और s2 ले लिया इन्होंने हाफ a t2 स्क्वायर। अब s1 और s2 तो बराबर ही थे, तो आपने क्या करा, इसको डिवाइड करके ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, समझ में आएगा क्या नहीं? डिवाइड कर दिया, तो अब लिखा a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर, समझ में आई? दोनों को रूट ले लो तो भी कट जाएगा, t1 स्क्वायर और t2 स्क्वायर, ये आ गया। इसका जस्ट ऑपोजिट कर दोगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर, समझ में आई या नहीं? आ गया क्या? फिर ये बात आ गई, ठीक। यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। Substituting the values of t1 and t2, you will find when you increase the force for the same mass of cart, the acceleration increased, ठीक है। आप जब फोर्स बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। यानी कि you may conclude that acceleration of an object of a fixed mass increases as the net force applied on it increases। यानी जैसे जैसे आपके किसी भी मास के ऊपर नेट फोर्स बढ़ेगा, मास आपने सेम रखा हुआ है, इस फोर्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो इसका एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। ये कंक्लूजन निकल आया, ठीक। फिर दूसरी एक्टिविटी इन्होंने ऐसे करी है, ठीक। और लास्ट में इन्होंने क्या कह दिया, ये बात कह दी, यूजिंग द वैल्यू ऑफ टाइम मेजर्ड फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर दीस टू कार्ड्स। क्या रिपीट द एक्टिविटी करना है आपको, रिपीट करना है, मेजरिंग द मास ऑफ द कार्ड अलोंग विद द ऑब्जेक्ट। अब आपने इसमें क्या करा, डबल द मास को भी आपने इंक्रीज कर दिया ना, तो क्या हुआ, यूजिंग द वैल्यू ऑफ द टाइम मेजर्ड फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर द दीस टू कार्ड। अब आपने एक्सेलरेशन को भी मेजर किया सर फिजिक्स से, ठीक है। तब क्या हुआ, when you increase the mass of the card, the acceleration decrease। जब आप मास बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा। दिस मींस दैट फॉर अ गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी ये फोर्स को सेम रखा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन किसके इनवर्सली हो जाएगा, यानी आपका एक्सेलरेशन जो है वो मास के इनवर्सली हो जाएगा जब फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? The relation between force and mass and acceleration is expressed in Newton's second law of motion on most fundamental idea of science, ठीक है। अब इसकी जो ये है स्टेटमेंट, वही सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट इन्होंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये वाली दे दी है। When net force act on the object, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेट फोर्स एक्ट करता है तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा किसी का, उस डायरेक्शन में जिस तरफ नेट फोर्स है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। एक्सेलरेशन किसके, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आएगा क्या नहीं? यानी F इज इक्वल टू ma है, ठीक। और इसको दोनों बातों को कैसे लिया हुआ है इन्होंने, F जो है तो ये आपका, अब इसको अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट, कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट आएगा बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से बन गई F m a का ये रिलेशन आता है, ठीक। मैथमेटिकली A इज इक्वल टू F अपॉन m, यानी F इक्वल टू m। अब मेजर यूनिट तो हम आपको बता ही चुके हैं कि 1 न्यूटन होती है। अब 1 न्यूटन की भी डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेते हैं, 1 न्यूटन की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1। देखिए इससे डेफिनेशन बनाना सीखिए। F इज इक्वल टू ma, डेफिनेशन बना, 1 न्यूटन हमने ले लिया फोर्स का यूनिट,
m की यूनिट क्या है? 1 किलोग्राम ले लिए। a की क्या हो गई? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आई बात? यानी 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। समझ में आएगा? कितना इजी है डेफिनेशन बनाना। डेफिनेशन बनाना सबसे फर्जी काम है दुनिया का। क्या कह रहे हैं? 1 न्यूटन वो फोर्स है, समझ रहे हैं बेटा? लिखना पड़ती है ये, बैठ के जो है नाखून चबाने से काम नहीं चलेगा। 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट में, यानी 1 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। समझ में आएगा? समझ गए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने बताया कि अर्थ किसी भी चीज को कितने फोर्स से खींच रही है, ये कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी F। वही उसका क्या कहलाता है? वेट F = mg होता है। ठीक है? F बराबर क्या होता है? mg हो जाता है। और g की वैल्यू यहाँ g क्या है? g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। g की वैल्यू क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको 9.8 इसको 9.8 माना गया, या लगभग में कह दिया गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन ही है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है तो जी आ जाता है। बाकी दो कहां हैं? अरे यहाँ यही चल रहा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, कंसीडर करता है फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। नेचर का एक फंडामेंटल लॉ है और मेरी इवेंट इसके अराउंड होते हैं। क्या क्या इवेंट होते हैं? जैसे क्रिकेट में आपने कहा कि यू माइट हैव नोटिस व्हाइल कैचिंग, आपने क्या किया? जब कैच करते हैं तो आपको धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचना पड़ता है। ठीक, मोमेंटम कम करना पड़ता है उसका, इससे उसका फोर्स कम होता है। ठीक है, ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, वेलोसिटी को कम करने की ड्यूरेशन बढ़ा देंगे तो फोर्स की जो है वो क्या हो जाएगा? फोर्स कम लगेगा, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, P = हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही बताया है ना, उसी को तो फोर्स कहते हैं। ठीक है, उससे याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। आप जब इस बॉल को कैच कर रहे थे बेटा, जब आप इस बॉल को कैच कर रहे थे तब इसके अंदर वेलोसिटी थी, ठीक है, और इसका मास तो था ही था, यानी इसके अंदर क्या था बेटा? मोमेंटम था। ठीक है, यानी P1 था। फिर आप इसको धीरे 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 पीछे की तरफ ले जाते हो। ठीक है, उसे आपने क्या कहा? टाइम, और इसकी वैल्यू कर दी v0, यानी u यहाँ पे मान लीजिए और ये हो गया v0 और m तो था ही था, यानी p कितना हो गया? 0 हो गया। p यहाँ क्या था? p2 हो गया 0। p1 कितना था? m × u, और t का क्या था? टाइम। तो टाइम डेल्टा p अपॉन t यानी चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स होता है, यानी mv अपॉन t कर दोगे। t की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी mv उतना कम होगा, mv जितना कम होगा फोर्स उतना अगर कम होगा फोर्स उतना कम हो जाएगा। इसीलिए आप टाइम यानी धीरे धीरे ब्रेक लगाते हो ताकि मोमेंटम आपका तुरंत चेंज ना हो। कार में अगर बैठे हो पीछे और कोई कार तुरंत स्टार्ट रोक दे 100 की स्पीड से, तुरंत रोके, आपका मोमेंटम तुरंत 0 आएगा, आप कूद के आगे हो जाओगे। समझ में? फोर्स आपके ऊपर बहुत लगेगा। अगर धीरे धीरे रोकेगा तो टाइम ले लिया उसने, टाइम की वैल्यू बढ़ा दी, मोमेंटम जो है वो कम हो गया, मोमेंटम कम हो गया, चेंज इन मोमेंटम कम हो गया तो आपका फोर्स भी कम हो गया, आप गिरोगे नहीं। समझ में आएगा? इस तरीके की छोटी मोटी असाधारण घटनाएं होती रहती हैं आपकी जिंदगी में। ये देखिए बेचारे का हो गया, ये कह रहे हैं कि सब ना करो। इसके बाद क्वेश्चंस आपको पता है, जब आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ ली तो न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। करिएगा। फिलहाल के लिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक रखते हैं, इन न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देख के चैप्टर खत्म करेंगे। हैव अ नाइस डे।